हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजू और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सुमेर की सभ्यता के बारे में, जो कि दोस्तों आपके हिस्ट्री ऑनर्स पीजी सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सुमेर की सभ्यता से संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं या आज तक पूछे गए हैं, उनमें से 3 सवालों को मैं यहाँ पे रखा हूँ और इससे रिलेवेंस और भी सवाल आते हैं तो सेम आंसर जो है आप एग्जाम पेपर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बनेंगे और इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन तीनों स्थितियों का वर्णन जो है सुमेरियन सभ्यता के बारे में किया गया है। इसके साथ साथ एक और सवाल आता है सुमेर सभ्यता का पतन, जो कि मैं आगे के जो इसके पार्ट बी उस पे बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ आपको समझा देते हैं। जैसे सुमेरियन सभ्यता जो थी वो क्या थी, वो कैसे उत्पन्न हुई, या इसके पीछे का छोटा सा इतिहास आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विश्व में प्रसिद्ध 2 नदियां, जिसका नाम आप पहले से सुने होंगे, एक दजला और दूसरा फरात। ठीक है, दजला नदी और फरात नदी कहाँ बहती है दोस्तों? फारस की खाड़ी में। याद रखिएगा, वर्तमान में पश्चिम एशिया में इराक एक ऐसा देश है ना, इराक एक देश है जहाँ फारस की खाड़ी में दजला और फरात नदियाँ बहती हैं। जिस समय प्राचीन काल के बारे में अगर हम बात करें तो दजला और फरात नदियों के बीच में जब अलग अलग सभ्यताएं फल फूल रही थीं, तो सबसे पहली विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये चीज़ आप जो है दोस्तों 12th हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं तो आपको याद रहा होगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदी, जो फारस की खाड़ी है ना के उत्तर में बहती है, उसके बीच के भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। और यहाँ पे रह रहे लोगों के द्वारा जो सभ्यता का विकास किया गया उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 जनजातियों ने जो है एक तरह से अपने सभ्यताओं का विकास किया, जिसमें से सुमेरियन एक जाति थी। तो सुमेरियन सभ्यता जो है सबसे नीचे, यानी कि अगर आप इसको डायरेक्शन वाइज बांटते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में अगर इसको बांटते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण, तो आप ध्यान रखेंगे कि मेसोपोटामिया के दक्षिण में है ना, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में सुमेरियन सभ्यता का उदय हुआ था। और ठीक इसके ऊपर चले जाएंगे आप तो बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्डियन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक ब्रीफ में थोड़ा सा आपको समझना था कि दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता यही फली फूली थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसी के अंदर हम देखेंगे 4 सभ्यताओं का उदय, जिसमें सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरिया और कैल्डियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में उदय हुआ था। ठीक है, ये चीजें आपको पहले से क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इस सवाल के जवाब हम जो है आपको बताएंगे कि आपको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसके जवाब में जाते हैं। तो कभी भी किसी भी सवाल का जवाब यदि आप लिख रहे हैं तो उसका जवाब या तो परिचय या तो भूमिका से देना है। ठीक है, या एक यहाँ पे परिचय छोटा सा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको मैं रीड करूंगा। और रीड करने से पहले जो आपको मैंने समझाया है सेम वे चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे वर्तमान पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक देश है इराक, जो कि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। ये एकदम से आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, दजला और फरात नदियों के बीच की स्थित भूमि है ना, जहां थी मेसोपोटामिया। तो प्राचीन काल में इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता था मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। मोसो मतलब क्या होता है और पोटामिया मतलब क्या होता है, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जहां मोसो मतलब होता है मध्य यानी बीच, और पोटामिया मतलब होता है दोस्तों नदी। कुल मिलाकर 2 नदियों के बीच का भाग, 2 नदियों के मध्य का भाग, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। आप किसी भी तरीके से लिखें, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब इन दोनों नदियों के कारण क्या थी दोस्तों? यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। आप अधिकतर देखेंगे जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, चाहे आप भारत के जो है प्राचीन सभ्यता के बारे में ले लें, सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी जो है नदियों के किनारे बसी हुई थी और नदियों के कारण ही
यहाँ के जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ थी। आप गंगा नदी क्षेत्र ले लीजिए, गंगा नदी क्षेत्र के आसपास के जो मैदानी भूभाग है वो भी अत्यधिक उपजाऊ है ना। तो हम मान कर चलते हैं कि इन दोनों नदियों के कारण ही क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और यहाँ पर जो विकसित सभ्यता थी उसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो अभी मैंने आपको समझाया है ना। कुल मिलाकर जो चीज़ें आपको समझाई है उसी को वर्ड्स में अरेंज करके आपके सामने रख दिया गया है और आपको लिखने का टेक्निक आज तक तो पता चल ही गया होगा क्योंकि आप एमए में आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बीए तक बहुत ही अच्छे आंसर राइटिंग से अंक जो है अर्जित किए होंगे। तो यहाँ भी मैं मानकर चलता हूँ कि आप बेहतर तरीके से शब्दों का समूह जो है क्रिएट कर पाते हैं, शब्दों के जाल को बुन पाते हैं और बहुत ही अच्छे अर्थों में आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं फली फूली थी जो दजला और फरात नदियों के बीच थी, है ना। अब दजला और फरात इन दोनों नदियों के कारण यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, जिससे यहाँ मानव सभ्यता का अत्यधिक विकास हुआ, है ना। मानव सभ्यता के अत्यधिक विकास में नदियों का बेहद जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ पे इन नदियों का योगदान था, दजला और फरात नदी। इस क्षेत्र में मनुष्यों ने विविध प्रकार की कलाओं का भी विकास किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जहां पे हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट होगा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें प्रमुख रूप से 4 जातियों की सभ्यताओं का उदय हुआ था, जिसमें सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्डियन, है ना। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, SBAK, ठीक है, SBAK भी याद रखिएगा। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्डियन, ये 4 सभ्यताओं का उदय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत हुआ था, जिसमें से सुमेरियन की जो सभ्यता थी, जिसमें से इन 4 जातियों में सुमेरियन की जो जाति थी उसका सर्वाधिक महत्व था, है ना। यहां तक आप परिचय में लिखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सुमेरियन सभ्यता के उदय का, कि आखिर इसका उदय कैसे हुआ या फिर यहाँ के लोगों की छोटी मोटी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर दिखाएंगे। तो अगला पॉइंट हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता का उदय। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता का जो उदय था मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ, जो भी आपको मैंने मैप बनाकर भी दिखाया था इस जगह पर। ठीक है, अगर हम इसको दजला और फरात नदी पर देखें, इन दोनों के बीच के भूभाग को अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता माने और मेसोपोटामिया क्षेत्र माने, तो यहाँ पे दक्षिणी भाग में जो है दोस्तों किसका उदय हुआ था, सुमेरियन सभ्यता का उदय हुआ था। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्राचीन काल में सुमेर का जो क्षेत्रफल था अभी से कम था, यानी कि अभी की अगर हम तुलना करते हैं प्राचीन काल से तो थोड़ा सा कम था। सुमेरियन का जो क्षेत्रफल था प्राचीन काल में कम था। सुमेर में रहने वाले लोगों को सुमेरियन कहा जाता था, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता है, भारत में रहने वाले को भारतीय कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है ना। उसी तरीका से सुमेर प्रांत, सुमेर जो यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले लोगों को सुमेरियन कहा जाता था और इनके द्वारा सभ्यता का विकास किया गया, जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा गया। ठीक है, जहाँ पे आप सुमेर की सभ्यता भी पढ़ेंगे, सुमेरियन सभ्यता भी पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब मेसोपोटामिया का जो वास्तविक जन्मदाता है वो सुमेरियन को ही माना जाता है। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया का जो वास्तविक जन्मदाता है उसे सुमेरियन को ही माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों की आकृति कैसी थी, आप यहाँ पे चाहे तो एक पॉइंट बना सकते हैं, आकृति, है ना। अभी मैं आपको अपना जो पर्सनल जो हम नोट्स बनाते थे, और नोट्स जो है दोस्तों एकदम रफली टाइप से स्ट्रक्चर वाइज में कैसे बनाते हैं वे भी आपको दिखाएंगे अपने पेज का कटआउट जो है इसमें लगाकर। ठीक है, उसके पीडीएफ से ही आपको समझाएंगे, तब और मजा आने वाला है। ठीक है, कि आप कम समय में कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं वे भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ रहने वाले लोगों का जो कद था वो छोटा था, यानी यहाँ के लोग नाटा होते थे। इनकी नाक ऊंची ऊंची होती थी और नुकीली होती थी, है ना। नाक थोड़ा ऊंची होती थी और नुकीली होती थी, ये पॉइंट थोड़ा नुकीला होता था। माथा पीछे की ओर झुका होता था। सीधी सी बात है दोस्तों, माथा अगर किसी व्यक्ति का माथा सपोज करे पीछे झुका होगा तो नाक ऊपर ही तो रहेगा ना, है ना। तो नाक थोड़ी ऊंची हो जाती थी और ये नुकीली भी दिखती थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनके सिर के बाल काले होते थे। जनरली जो आज हम लोगों में देखते हैं, मैक्सिमम लोगों में सिर के बाल काले होते हैं। ठीक है, अलग अलग मतों को अगर हम ध्यान दें, जैसे अलग अलग विचार लोगों ने प्रस्तुत किया, तो माना यह जाता है विभिन्न मतों के अनुसार, विभिन्न विरोधी मतों के अनुसार, कि सुमेरियन लोग जो थे वो सेमेटिक जाति, जाति ऐसे नहीं होगा दोस्तों, जाति ऐसे होगा। ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा।
इन्होंने सेमेटिक जाति को हराया था और उनके ही संस्कृति के आधार पर अपनी सभ्यता का विकास किया था। किन्होंने? सुमेरियन ने, है ना। तो आप ये याद रखेंगे, सेमेटिक जाति को हराया था और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के संस्कृति के आधार पर अपनी सभ्यता का विकास किया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, अब तक हम लोगों ने बात किया इसके परिचय के बारे में, साथ ही साथ इनके उदय के बारे में। अब यहाँ से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सुमेरियन राजनीतिक जीवन, है ना, सुमेर लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था उस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का जो राजनीतिक, जो यहाँ का एक तरह से प्रोपेगेंडा था, वो पहले तो प्रजातंत्र था, है ना, यानी लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, लोग खुश रहते थे, ये सारी चीजें, है ना। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं, है ना। प्रजातंत्र था, लोगों की भलाई जहाँ ज़्यादा देखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे 3000 ईसा पूर्व के बाद, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि सुमेरियन सभ्यता की जो एक तरह से ईस्वी की बात की जाती है, इतिहास की बात की जाती है, तो कहीं कहीं आपको 3500 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 3200 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ से सुमेरियन सभ्यता फली फूली, ये सारी चीजें हैं, यहाँ से इनका इतिहास शुरू हुआ। लेकिन 3000 ईसा पूर्व तक आते आते प्रजातंत्र की जो भावना थी, है ना, डेमोक्रेटिक जो एक तरह से इनके अंदर एक भावना थी, वो धीरे धीरे खत्म होते चली गई। और प्रजातंत्र की भावना समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण था प्रजातंत्र में व्याप्त दोष, है ना, कुछ तो ऐसी रीजन रही होंगी। तो इनमें जो दोष पाया गया, उसी कारण से प्रजातंत्र की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब ये दोष क्या थे? जैसे एक दोष हम ले सकते हैं कि किसी बात का जो निर्णय था वो देर से लिया जाने लगा। देखिए, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां तो लोगों के लिए हमेशा राजा को तत्पर रहना चाहिए ना, तुरंत निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। और जिस कारण से क्या हो गया कि ये जो प्रजातंत्र की भावना थी धीरे धीरे राजतंत्र की ओर आगे बढ़ेगी, है ना, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। साथ ही साथ संकटकालीन अवसर पर जहाँ पे कभी ऐसी संकट उत्पन्न हो जाती थी, संकट स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसे लूगल या पत्तैसी कहा जाता था, है ना। आप लूगल भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। संकट में काम आने के लिए किसी अधिकारी, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, डीएम, जैसे ऐसे एसडीएम, सीओ, बीडीओ, ऐसे अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं जो विभिन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हैं। तो उस समय संकट जैसे समस्याओं के निराकरण के लिए, निवारण के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको लूगल कहा गया। क्या कहा गया? लूगल कहा गया। और पहले इसे अस्थायी रखा गया, कहने का मतलब है टेम्पररी, है ना, और बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया, है ना। बाद में क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। और जैसे जैसे समय बीतते चला गया, हम देखेंगे कि नगर के मंदिर के जो पुरोहित थे, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगर के जो मंदिर के पुरोहित थे, जो मंदिर में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करवाने के काम किया करते थे, उन्हें ही लूगल कहा जाने लगा। कहने का मतलब है एक तरह से ये आधिकारिक पद जो है पुरोहितों को दे दिया गया। और यहीं से शुरुआत होगी किस तरीका से प्रजातंत्र राजतंत्र की ओर आगे बढ़ा, है ना। तो अब जो है ये क्या करेंगे? जनता को प्रताड़ित करेंगे। तो जनता को प्रताड़ित करने लगे, अपने जो है शौक को, अपने सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाने लगे, है ना, लोगों को लूटने लगे, जनता में कर बढ़ाना जैसी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिली। जो मंदिर के पुरोहित लूगल बन गए थे, यानी धीरे धीरे राजतंत्र की ओर सुमेरियन सभ्यता बढ़ने लगा। साथ ही साथ यहाँ जो सेना अफजाई की गई थी, सेना जो बनाई गई थी, सेना जो तैयार की गई थी, इनके शक्तियों का उपयोग किया जाता था अपनी भलाई के लिए, है ना। तो जिस कारण से विद्रोह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विद्रोह तो बढ़ेगा ना भाई। धीरे धीरे आपसी विद्रोह बढ़ने लगा, लोगों में राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस हुई, सोचने लगा कि शायद एक अच्छा राजा होना चाहिए। लेकिन इनको मालूम क्या था कि वो राजा एक तरह से मोनोपोली होगा, जहां पे लोगों की भलाई, लोगों की सिचुएशन का ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि आर्थिक सुधार में हम देखेंगे कि राजा का सपोर्ट इनको मिला था, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि राजनीतिक एकता की आवश्यकता के कारण किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता आ गई, है ना। किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता आने पर क्या होगा दोस्तों? जो प्रजातांत्रिक प्रणाली थी उसके जगह में राजतांत्रिक, एक तरह से राजतंत्र जो है स्थापित हुई। और शुरू में तो ये बहुत मजबूत थी। कोई भी चीज शुरू में बहुत मजे देती है, बहुत अच्छी लगती है, बाद में उसके कमियां दिखाई देने लगते हैं, और जिसके कारण राजतंत्र की जड़ें भी उखड़ गई और राजतंत्र की जड़ें भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, है ना। तो इस तरीका से चीजें जो है हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ देखेंगे
कि इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसी के अंदर कुछ बिंदु बनाएंगे, है ना, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही कुछ बिंदु बनाएंगे, जैसे सेना का संगठन और युद्ध कला के बारे में लिखेंगे, है ना। राजनीतिक जीवन आप लिखें किस तरीका से प्रजातांत्रिक से राजतांत्रिक आया, कौन कौन से पद थे जिसमें लुगल इंपॉर्टेंट पद था, पुजारियों को पुरोहितों को लुगल दिया गया, जनता को लूटा गया, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अब यहाँ का सेना कैसा था उसको देखते हैं, है ना। तो जहां तक सेना की संगठन की बात है इसमें विशेष प्रगति देखने को नहीं मिलती है ना। जहां तक सेना की बात है इसमें विशेष प्रगति देखने को नहीं मिलती है। रण क्षेत्र में यानी कि जहां पे युद्ध भूमि थी, जहां लड़ाई लड़ाए जाते थे, वहां का सेनापति होता था पतैसी। अभी आप देखें ना, लुगर और पतैसी, इसके बारे में शुरू में भी देखे थे आप। तो पतैसी होते थे और ये क्या करते थे, लीड करते थे, एक तरह से लीडर होते थे, सेनापति होते थे, और इनके ही लीडरशिप में यहाँ के लोग, कहाँ के लोग, सुमेर राज्य के लोग जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, यहीं के लोग होंगे ना भाई, इन्हीं के लोगों को पतैसी लोग क्या करते थे, युद्ध के लिए तैयार करते थे। यहाँ की जो युद्ध की शैली थी वो पंक्तिबद्ध युद्ध शैली थी, यानी लाइन, है ना, लाइन लगकर जो है एक साथ आक्रमण किया जाता था। किसके ऊपर, शत्रुओं के ऊपर। और युद्ध में रक्षा करने के लिए अलग से दल और सिर शास्त्र जैसे चीजों की भी व्यवस्था की गई थी। अलग से दल तैयार किया गया था कि युद्ध में रक्षा कैसे करनी, खुद की रक्षा कैसे करनी है, हमारी सपोर्ट, हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों की भी ध्यान इस पर रखी गई थी। रथों का अधिक प्रयोग किया गया था और रथ में गधों को भी जोता जाता था। याद रखिएगा, जहां घोड़े, है ना, घोड़े का एग्जाम्पल आप देखें, रथ में घोड़े जो है जोते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि रथों का उपयोग किया जाता था और गधे भी जोते जाते थे। ये यूनिक चीज आपको जानने को मिला। प्रारंभ में घोड़े और धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया जाता था, शायद इसलिए गधे जोते जाते थे, और बाद में फिर इनमें बदलाव देखने को मिला। हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो शुरू में प्राचीन तरीके से यहाँ की रीति रिवाज जो है, यहाँ की परंपराएं जो हैं, उनके आधार पर न्याय व्यवस्था चलती थी, है ना। आज भी गांव समाज में आप देखेंगे कि न्याय व्यवस्था के लिए प्राचीन परंपराओं को ध्यान दिया जाता है। जहाँ बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसी तरीका की किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है, तो प्राचीन रीति रिवाजों के आधार पर जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कठोर दंड थोप दिया जाता है। ठीक उसी तरीका से था, लेकिन जैसे जैसे शक्तियां यहाँ के राजतंत्र बढ़ने लगी, राजाओं की शक्तियां बढ़ने लगी, अधिकारियों की शक्तियां बढ़ने लगी, इसमें भी बदलाव आया, है ना। और बदलाव तो भाई प्रकृति का नियम है, चाहे वो सही हो गलत हो, बदलाव होना तय है ना। और एक विधि संहिता यानी कि क्या, जैसे आज भारत देश को चलाने के लिए क्या है हमारे पास, भारतीय संविधान, जो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान में से एक है और इसकी टक्कर का कोई संविधान नहीं। ठीक उसी तरीका से सुमेर में भी दोस्तों एक विधि संहिता की जरूरत हुई कि हम लोग अपना जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे चलाएंगे। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए उरनामु, है ना, उर के तृतीय राजवंश ने के राजा हुए उरनामु, और उन्होंने ही एक विधि संहिता का निर्माण किया, जो कि विश्व की सबसे पहली लिखित संविधानों में से एक मानी जाती है ना। बहुत सारे आप रिसोर्सेज देखेंगे, हमने बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में एक तरह से सर्वे किया, रिसर्च किया, तो मालूम चला कि विश्व के सबसे प्राचीन, है ना, सबसे पहली लिखित संविधानों में से एक थी उरनामु विधि संहिता, और जिसको हम उरनामु विधि संहिता के नाम से जानते हैं क्योंकि इसे उरनामु ने लिखा है। क्लियर कट, है ना। तो चीजें हमको लगता है कि आपको कठिन नहीं लग रही होगी। राजनीतिक जीवन के अंदर ही आपने अभी तक पढ़ा कि यहाँ की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, दल कैसे काम करता था, वगैरह वगैरह, है ना। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे न्यायालय और संगठन, यहाँ की न्यायालय और संगठन कैसी थी। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, अब देखिए यहाँ न्यायालयों का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन न्यायालयों में महत्वपूर्ण स्थान कौन रखते थे, मंदिर से जो घनिष्ठ संबंध रखते थे, यानी फिर वही चीज पुजारी, है ना, पुरोहित। जो मेन न्यायाधीश हुआ करते थे वे पुजारी ही होते थे, याद रखिएगा न्यायालय में, है ना। अदालत के 2 प्रकार होते थे, सामान्य अदालत, धार्मिक अदालत। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे किस तरीका के काम होते होंगे, है ना। राजा भी क्या करते थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते थे। और प्राचीन सुमेर में न्याय की जो व्यवस्था थी वो बहुत सुलभ थी, कम खर्च में न्याय हो जाता था, यानी जल्दबाजी में
न्याय किया जाता था। कोर्ट की फीस नहीं ली जाती थी, है ना, जो कोर्ट फीस होगी, अदालती जो है होगी, उसकी फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन गरीब से गरीब लोगों को, झूठी गवाही देने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाता था। ये भी याद रखिएगा। यहाँ की दंड व्यवस्था कैसी थी, है ना, यहाँ की दंड व्यवस्था के बारे में अगर आप बात करें दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिखा है कि उदार दंड व्यवस्था थी, संपत्ति को खरीदने, बेचने, ऋण लेने, तलाक, है ना, यहाँ कार छूट गया, तलाक, शादी, ये सभी चीज़ों के लिए कानून थी और इसी के आधार पर कार्य करना था। और यदि इनके कानूनों को कहीं से भी भंग किया गया, तोड़ा गया, तो फिर दंड की व्यवस्था थी। जैसे को तैसा जैसे दंड की भी यहाँ पे प्रावधान था। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के झगड़े में दांत तोड़ दिए हैं तो बदले में उसके भी दांत तोड़ दिए जाने का प्रावधान, जैसा प्रावधान देखने को मिला। बच्चे को पिता और पत्नी को पति का संरक्षण में रहना होता था, तलाक कर नहीं देना होता था और पुनर्विवाह कर लिया जाता था। यानी पुनर्विवाह जैसे चीज़ों का यहाँ पे बोलबाला था, याद रखिएगा। दंड के रूप में अपने शरण में ये लोग दास रख सकते थे, जो बड़े अधिकारी हैं, पुजारी हैं, अपने अधीन दास रख सकते थे और राजा के आज्ञा के बिना दास को बेचा नहीं जा सकता था। हत्यारे को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी, यानी किसी ने किसी की हत्या की हो तो उसका दंड उसे दिया जाता था। ठीक है, तो इसके आगे भी चीज़ें हैं, अलग अलग राजनीतिक के साथ आर्थिक देखेंगे, सामाजिक देखेंगे, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसी चीज़ को सुधार करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, अपना जो शॉर्ट हैंड नोट्स था, यानी लास्ट समय में आप कैसे नोट्स बनाते हैं, उसको जो है ऐड करने की कोशिश किया है, और जिससे भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि इसी नोट्स को तो पढ़कर मैंने अच्छे से अच्छे अंक स्कोर किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू से थोड़ा सा डील करें कि कैसे आपको समझना है, या कैसे नोट्स बनाया जाता है, कैसे बुलेटिन पॉइंट्स लिखो और फिर एग्जाम में जाकर उसको डील करो, है ना। जैसे मैंने आपको परिचय बताया था, वर्तमान में पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी में इराक देश है जहां पे दजला फरात नदी बहती है, और प्राचीन काल में इन दोनों नदियों के मध्य को मेसोपोटामिया कहा जाता था, और यूनानी भाषा में इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दो नदियों के मध्य का भाग कहा जाता है। मोसो का मतलब होता है बीच और पोटामिया का मतलब होता है नदी। यही चीज तो आपको लिखवाया है, तो इसी चीज से अब हम आगे समझेंगे दोस्तों। क्योंकि टाइपिंग में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो आपकी भलाई के लिए मैंने क्या किया, अपने ही जो शॉर्ट हैंड नोट्स थे, है ना, एकदम रफली लिखे गए नोट्स हैं, हालांकि रफली भी उतना नहीं है, आपको समझ में आएंगे, मैं आपको बोलकर बताऊंगा इसी चीज को आप कैसे डील करेंगे, आगे के पॉइंट आप खुद से जोड़ेंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रिवर्स भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और यहाँ पे मानव सभ्यता का विकास हुआ, और इन क्षेत्र में मनुष्यों ने विविध प्रकार के कलाओं का विकास किया। ठीक है, इसके साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता में चार जो है विभिन्न जातियों को देखने को हम लोग मिलता है, सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्डियन। परंतु इन चार जातियों में सुमेरियन जाति का महत्व सबसे अधिक था। इसके बाद हम देख रहे थे सुमेरियन सभ्यता का उदय, जहां पे हम देखे सुमेरियन सभ्यता का जो उदय है दोस्तों मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ था। देख रहे हैं, हम लाइन भी नहीं लिखे हैं, बस पॉइंट लिखे हैं, और इसी पॉइंट से आपको एक लाइन बनाकर जो है टाइपिंग कर आपको दिए थे। जब हम तैयारी करते थे ऐसे ही पॉइंट लिखा करते थे और एग्जाम में लिखते थे, और 33 के 33 पेज कंप्लीट करके भी हम 10 से 15 मिनट बचा लेते थे, वो भी डबल चेक करके। समझ रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये चीजें तो सर फेंक रहे हैं, भैया फेंक रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर एक कॉपी का कॉपी नंबर भी लिख कर रखते थे कि यदि किसी तरीका से कोई मिस्टेक है तो हम रीचेक भी करवा सकते हैं, है ना। इसीलिए तो आपको स्पीड तो भाई बरकरार रखना होगा, बहुत तेज जो शुरू में स्पीड है लास्ट तक जाना होगा। हमारे साथ ऐसा होता था कि अगर शुरू में 2x स्पीड से हम लिख रहे हैं तो लास्ट तक जाते जाते ये 5x स्पीड भी होता था, लेकिन राइटिंग में कभी कोई कोताही नहीं। राइटिंग शुरू जैसा लास्ट में भी वैसा। चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको वो लाइन याद होगा जो पहले समझाया, अभी आगे भी ऐड कर देंगे कहां से आपको बताना था आगे। ठीक है, प्राचीन काल में सुमेर का जो क्षेत्रफल था आपसे कम था, वही चीज आपको आगे भी बताए थे। सुमेर में रहने वाले लोगों को सुमेरियन कहा जाता था। मेसोपोटामिया की वास्तविक जन्मदाता सुमेरियन को माना जाता था, है ना। ये सारी चीजें। यहाँ की आकृति के बारे में समझे थे, कद छोटी थी, नाक ऊंची थी, नुकीली थी, सिर के बाल काले थे और माथा पीछे की ओर झुका होता था। विविध विरोधी मतों के अनुसार यह माना जाता था कि सुमेरियन लोग सेमेटिक जाति को हराकर उनके ही संस्कृति के आधार पर अपनी सभ्यताओं का विकास किया। ये चीज तो अभी आपको समझाया था मैंने, है ना, वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। सुमेरियन की जो राजनीतिक जीवन थी ये भी मैंने आपको समझाया था, जहां पे बताया कि प्रारंभ में सुमेर प्रजातंत्र का सिद्धांत था। 3000 ईसा पूर्व तक आने के बाद प्रजातंत्र की भावना समाप्त होने लगी। कारण क्या था? प्रजातंत्र का दोष, किसी बात का निर्णय देर से लिया जाता था, ये इसके दोष में है। संकटकालीन अवसर के लिए एक अधिकारी नियुक्त की गई, जहां पे लुगल और पत्तेसी, है ना, एक अधिकारी का एक पद था, लुगल और पतेसी। पहले इसे अस्थायी रखा गया, बाद में इसे अस्थायी कर दिया गया। जैसे जैसे समय बीतते चला गया, नगर के मंदिरों के पुरोहित को लुगल कहा जाने लगा और जनता को प्रताड़ित करने, सेना का शक्ति का अपने हित में उपयोग करने, कर बढ़ाने जैसे कार्य जो है यही नगर के पुरोहित करने लगे। ठीक है, आसपास शासक जो थे उसको परास्त करने लगे और इसी कारण से आपसी विद्रोह बढ़ने लगा और लोगों में राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक एकता की आवश्यकता ने किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता दे डाली और प्रजातांत्रिक प्रणाली अब बदल गई। राजतांत्रिक या राजतंत्र की स्थापना हुई। शुरू में यह मजबूत थी और राजतंत्र बाद में उखड़ गई। देख रहे हैं, जो चीज लाइन आपको मैंने वहां लिखा वो टाइपिंग करके बताया, लेकिन ये पॉइंट मैंने यहां लिखा जो एग्जाम में लिखूंगा और एग्जाम में बेहतर करूंगा, ये प्रॉमिस आपका मुझसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सेना के संगठन के बारे में भी आपको बताए थे। राजनीतिक जीवन के अंदर ही जहां तक सेना का संगठन की बात है, कोई विशेष प्रगति नहीं थी। मैंने टोटल नहीं भी नहीं लिखा, कोई विशेष प्रगति काट दिया। इससे हम समझ में आ गया हमको कि नहीं होता है, इसका मतलब है ना। रणक्षेत्र का सेनापति पतेसी होता था। नगर के राज्य के लोग पतेसी के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार होते थे। पंक्तिबद्ध युद्ध थी जहां पे शत्रुओं पर आक्रमण किया जाता था। युद्ध में रक्षा करने के लिए दल और शस्त्रास्त्र बनाए गए थे, जो कि युद्ध में प्रोटेक्शन करने का काम करते थे। रथों का अधिक प्रयोग होता था। रथों में गधे जोते जाते थे और घोड़े और धनुष्मान का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया जाता था। यह चीज मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्याय व्यवस्था। अगर आप न्याय व्यवस्था पर थोड़ा सा जोर डालें तो आपको समझ में आएगा कि प्रारंभिक में जो न्याय व्यवस्था थी वो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित थी। जैसे जैसे शक्तियां बढ़ी इनमें बदलाव आया और एक विशेष संहिता की आवश्यकता हुई। उर के तृतीय राजवंश उरनामू ने एक विधि संहिता लाया, जिसे उरनामू विधि संहिता कहा गया, है ना। ये सारी चीजें अभी आपको समझाया गया था। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे न्यायालय और संगठन, इसके बारे में भी बताए थे। अब यहाँ पे हमको लिखता है न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान था, पूरा नहीं लिखा। न्यायालय में से एरो दिया, महत्वपूर्ण स्थान, इससे एक लाइन बन गया। न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान था और महत्वपूर्ण स्थान किसका था? महत्वपूर्ण स्थान मंदिरों के घनिष्ठ संबंध रखने वाले पुजारियों का था। पुजारी बन गए न्यायाधीश और अदालत थे दो प्रकार के, जहां पे सामान्य और धार्मिक दो अदालतें थी और राजा भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर। प्राचीन सुमेर में न्याय वगैरह थी, न्याय सुलभ थी, कम खर्च लगती थी, कोर्ट फीस नहीं देना पड़ता। देखिए काट दिए हैं इसे, मतलब नहीं देना पड़ती थी। गरीब से गरीब को, झूठी गवाही देने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। दंड व्यवस्था के बारे में भी आपको अभी बताया था मैंने कि उदार दंड व्यवस्था थी। संपत्ति खरीदने, बेचने, ऋण, तलाक, शादी के लिए अलग से कानून था, जैसे को तैसे वाली कानून थी। यदि कोई पर्सन दांत किसी का तोड़ देता था तो रिवेंज में उसके भी दांत तोड़ लिए जाते थे। बच्चे को पिता का संरक्षण था, पत्नी को पति का संरक्षण था, तलाक में कर नहीं लिया जाता था और पुनर्विवाह में कर लिया जाता था। चीजें समझ रहे हैं आप? इस ढंग से तैयारी करिएगा तो एक एक सवाल आपके सॉल्व होंगे, है ना। तो मैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए तो इसी तरीका के नोट्स से जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, जो थोड़ा रफली है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे दास को शरण में रखा जाता था। दंड के रूप में भी बताया था ना कि दंड के रूप में दास को अपने शरण में रख लिया जाता था। राजा की आज्ञा के बिना दास को बेचा नहीं जाता था। देखिए यहां पे राजा की आज्ञा के बिना दास के नहीं बेचा जाता था। हत्यारे की क्षतिपूर्ति भी की जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सोशल कंडीशन में, है ना। सोशल कंडीशन यानी कि सामाजिक स्थिति। तो यहाँ का जो सामाजिक संगठन था दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे ही पॉइंट जो है हम आपको बनाए हुए हैं, है ना। और इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपको जो है लाइंस लिखने हैं, लाइंस अरेंज करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको पार्ट वाइज करते हैं। पार्ट 2 में सामाजिक और आगे जो आर्थिक बच गया है उसको कर लेंगे। पार्ट ए में यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना। तो पार्ट 2 में आपको ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं, है ना, रफली लिखा है, उससे समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे के वीडियो में पार्ट 2 के साथ। कंटिन्यू बने रहेंगे दोस्तों, बहुत बेधड़क जो है आप आंसर लिखेंगे, अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे, ये पूरा वादा रहा। बस आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। भाई दोस्त है, 2-4 नंबर कम ज्यादा होता है, आ सकता है। आप जरूर एक दूसरे का मदद करें, आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।